29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन आज। बैठक जीवन सुगमता और राज्यों की साझेदारी से विकास पर केंद्रित। केंद्र, असम सरकार और उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में बैठक आज। राजनीतिक प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुबह और रात के दौरान घने कोहरे की जारी की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए दिया 3 चरण वाला प्रस्ताव। हमास का प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा में प्रस्ताव पर मिस्र से करेगा चर्चा। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन होगा। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उल्फा के अरविंद राजखोवा नीत वार्ता समेत गुट के 1 दर्जन से ज्यादा शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इस समझौते में असम से जुड़े लंबे समय से लंबित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा समझौते के तहत मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। परेश बरुआ नीत उल्फा का कट्टरपंथी धड़ा इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। सरकार की ओर से उल्फा गुट से बातचीत करने वाले अधिकारियों में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार AK मिश्रा शामिल हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अलग अलग बैठकें आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होंगी। इस बैठक पर सबकी नजर है। बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव और अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों बैठकों में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी।
आज होने वाली बैठक से पहले कल जेडीयू के शीर्ष नेताओं के बीच विचार विमर्श का दौर पूरे दिन चलता रहा। कल पूरे दिन जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाह उड़ती रही। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही ललन सिंह ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीतीश और ललन सिंह साथ ही पार्टी दफ्तर निकले, जहां दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जाता है कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में आज होने वाले दोनों बैठकों के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने दौरे के अंतिम दिन सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के कदमों की प्रशंसा की है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजिस्ट के एक समूह से संवाद किया और इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने के इंडोलॉजिस्ट द्वारा सुझाए गए जो पहल हैं और उनके विचार हैं, उनकी सराहना की है। उत्तर भारत में अब बात करते हैं शीतलहर की, जिसका प्रकोप जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इन राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अगले 2 दिनों तक बहुत घने कोहरे की आशंका जताई गई। कोहरे के कारण कई जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। खबर पंजाब से, जहां के अमृतसर जिले में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक बीएसएफ पंजाब के जवानों और अमृतसर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में ड्रोन गांव रोरनवाला में बरामद किया गया। बीएसएफ पंजाब ने कहा कि कथित तौर पर इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार तस्करी के लिए किया जा रहा था। अभिनेता, राजनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल विजयकांत का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। चेन्नई के अन्ना सलाई स्थित आइलैंड ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोग आज सुबह 6 बजे से अपने प्रिय नेता और अभिनेता का अंतिम दर्शन कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। इसके बाद कोयम्बेडू ऑफिस में उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। केरल कांग्रेस बी गणेश कुमार और कांग्रेस एसके रामचंद्रन कड्डनपल्ली आज नए मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। हाल ही में 2 मंत्रियों ने विजयन कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इसमें पोत मंत्री अहमद देवरकोविल और परिवहन मंत्री एंटनी राजू शामिल हैं। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। मिस्र ने गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में 3 चरण शामिल हैं। पहले चरण में इजरायल को 1 से 2 सप्ताह के लिए सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, ताकि हमास महिलाओं और बुजुर्गों सहित 40 बंधकों को रिहा कर पाए। दूसरे चरण में हमास और इजरायल के बीच बंधकों के शव की अदला बदली के लिए समझौता होगा और तीसरे चरण में होने वाले समझौते के तहत इजरायल 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा। इसके बदले में हमास इजरायली सैनिकों और बंधकों को छोड़ेगा। मिस्र अपने संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों से जवाब की उम्मीद कर रहा है। मिस्र की राज्य सूचना सेवा के प्रमुख दिया राशवान ने एक बयान में कहा कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीन में रक्तपात रोकने और गाजा पट्टी में इजरायल की आक्रामकता को रोकने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयास से संबंधित पक्षों के बीच दृष्टिकोण को करीब लाने की एक पहल है। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि संघर्ष विराम पर चर्चा के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा आएगा। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इजरायल अनिश्चितकाल तक पूरे गाजा पर किसी न किसी रूप में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका मतलब एन्क्लेव पर फिर से कब्जा करना नहीं होगा।
इससे पहले चरण में इजराइल को 1 से 2 सप्ताह के लिए सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी ताकि हमास महिलाओं और बुजुर्गों सहित 40 बंधकों को रिहा किया जा सके। और अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पुलिस रिमांड पर देने के बजाय रावलपिंडी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 9 मई की हिंसा से जुड़े नए मामलों में कोर्ट से कुरैशी का 30 दिन का रिमांड मांगा, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं हाई कोर्ट ने साइफर मामले में इमरान खान और कुरैशी के खिलाफ विशेष अदालत में सुनवाई तक 11 जनवरी तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बुधवार को साइफर मामले में आदियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा दायर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अखबार की लाखों खबरों और लेखों का मुफ्त उपयोग कर अपने एआई चैटबॉट मॉडल विकसित किए। अखबार ने कहा कि ये भारी निवेश कर पाठकों के लिए सामग्री तैयार करता है, लेकिन ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट इसका इस्तेमाल मुफ्त में कर मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही अखबार से पाठकों को भी दूर ले जाया जा रहा है। मामले पर ओपन एआई ने कहा कि वह सामग्री के सृजनकारों और उसके मालिकों का सम्मान करती है। ये मुकदमा हैरान और निराश करने वाला है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।